जी, तो पहला जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ रेप 2006 में 16 में पास हुआ था, उसके अंदर अमेंडमेंट क्या हुई है? अमेंडमेंट ये हुई है कि 375 पीपीसी सेक्शन में चेंजिंग ये की गई है कि ज़ना और ज़ना बिल जब्र को अलग कर दिया गया है। पहले इन दोनों को एक ही केस में काउंट किया जाता था कि ज़ना बिल जब्र हो, आपके साथ ज़बरदस्ती हो रही है, या एक ज़ना, सिंपल ज़ना जो जिसमें कहा जाए मैरिटल रेप कह लें, और जो रेप है, इन दोनों को एक ही में काउंट किया जाता था। तो अब चेंजिंग ये हुई है कि जब आपने इसके ऊपर एक्ट पे अमल करना है या अपने केस किसी पर सू करना है, तो आप इजीली जाके आप अपना केस एक्सप्लेन करोगे, आप एफआईआर दर्ज करवाओगे और साथ ही आपका केस आगे परस्यू करना स्टार्ट कर देगा जो भी ऑफिसर वहाँ का होगा। ओके, तो दूसरा ये हुआ था कि इफ़ एनी रिपोर्टिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग एनी केस ऑफ रेप और harassment, so he must be punished for 3 years with fine, सेक्शन 1662 पीपीसी। ये अमेंडमेंट हुई है कि जो भी ऑफिसर है वो आपको ज़बरदस्ती करे, जिस तरह गैरत के नाम पे शर्म दिलाने की कोशिश की जाती है हमारे माशरे में कि आपके साथ रेप हुआ, आपको नहीं फाइल करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, आपकी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, आपकी फैमिली रुस्वा हो जाएगी, जलील हो जाएगी। आपको ऐसे लोगों की बातों में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई शख्स, कोई इंस्पेक्टर या इन्वेस्टिगेटिंग कोई भी बंदा है, वो आपको इस तरह की बात करता है, तो आप उसके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड आई थिंक initiative. It's very good. Okay, and the third one was that every case have deadline to complete, investigate and punish the rapist within 3 months. पहले ये था कि 3 महीने के अंदर उसको सज़ा हो जाती थी, ठीक है, और उसके अंदर केस को क्लोज करना होता था हर सूरत में। बट उसके अंदर अमेंडमेंट अब ये हुई है कि अगर वो 3 महीने में केस सॉल्व नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट से जस्टिस के पास चला जाएगा, जो जिसको अलाउ है कि वो विद इन 6 मंथ्स उस रेप केस की पूरी हिस्ट्री को स्टडी करे और उसके बाद उसको डिसीजन सुनाए और फाइनल डिसीजन उसको पनिशमेंट मिले, ठीक है। और उसके बाद ये एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई है वो ये सेक्शन 344A CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड इनिशिएटिव, बट स्टिल आई विल से कि इस केस को फाइल करने से बेहतर है कि आप इन चीज़ों में पढ़ें ना। ओके, एंड द फोर्थ वन इज ओके, फोर्थ सेक्शन था सेक्शन 352 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विक्टिम एक्ट। उसमें था कि जो आइडेंटिटी है जिसने भी केस फाइल किया है और जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया है, वो बंदा तो सर यहाँ पे आएगा कि जिसके ख़िलाफ़ केस हुआ, लेकिन जिसने केस स्टार्ट किया है, जिसने फाइल किया है, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है, आप उसका नाम, उसकी फेस, उसकी प्रोफाइल या उसकी पिक्चर कुछ भी मीडिया पे शाया नहीं करेंगे। यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। इससे ये होता था कि अब से ये फ़ायदा हो रहा है, ये 2018 की मैं बता रही हूँ जिसमें 7 चेंजिंग हुई, जो किसी को वो नहीं पता, क्योंकि लोग कहते हैं हमारे इस पर इंटरेस्ट नहीं है या हम इस बारे में जानते नहीं है, हमारा कंसर्न नहीं पड़ा, हमारा पाला नहीं पड़ा। बट मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ वो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मेरे पास क्लाइंट्स हैं, ये सब उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो डरते हैं, हेजिटेट करते हैं कोर्ट कचहरी के। यार ये चीज़ चलती रहेगी, ये चीज़ नहीं रुक सकती, क्योंकि पाकिस्तान का एक हमने सिस्टम बना ही ऐसा दिया है। करप्शन पीक पे है, लेकिन जो चीज़ हमारे हक़ में हो रही है एटलीस्ट हमें उस पर थोड़ा सा पहला स्टेप उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम अपने पे काम कर सकते हैं, हम अपने रास्ते को हमवार कर सकते हैं और हम इंसाफ हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद का दामन कभी भी ना छोड़ें, ठीक है। और इसमें ये था कि आप किसी भी प्राइवेट पुलिस ऑफिसर को इजाज़त नहीं है कि वह आपकी डिटेल्स को लीक कर सके। एंड द फिफ्थ वन, पहले ऐसा होता था कि कोई भी कांस्टेबल आपकी रिपोर्ट लिख सकता है, आप वहाँ पे जाएंगे एफआईआर, कोई भी बंदा जो भी खड़ा हुआ वो लिख देगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता रेप केसेस में। रेप केसेस में सबसे बड़ी अमेंडमेंट ये की गई है कि रिपोर्ट विल बी रिटन बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, चाहे वो लड़की हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, जो भी है, ठीक है। मुहर्रिर नहीं लिखेगा, जिसे हम कांस्टेबल शायद कहते हैं, ठीक है, वो नहीं लिख सकता। एफआईआर टाइम जो है वो उसी टाइम लिखी जाएगी, उसमें डिले नहीं किया जाएगा, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि इसमें जब भी आप रेप केस लिखवाने के लिए जाओगे, एफआईआर लिखवाओगे उसके अगेंस्ट, तो आपके साथ एक फ़ीमेल इंस्पेक्टर होगी। अगर वहाँ पे फीमेल इंस्पेक्टर नहीं होगी तो आप उस कमरे में अकेले नहीं होगे जहाँ पे आप एफआईआर लिखवा रहे होगे। वहाँ पे या तो आपकी फैमिली की कोई फीमेल होगी आपके साथ जो कि आपसे एज में बड़ी हो, छोटी नहीं, ठीक है। और वहाँ पे कोई ऐसा मर्द नहीं होगा जो आपको हैरेस कर सके, और जो लिख रहा है वो उसको भी इतनी इजाज़त नहीं है कि वो आपको हैरेस कर सके। अगर वो करे तो आप उस पर भी केस फाइल कर सकते हैं।
इस एक्ट का नाम है सेक्शन 164A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड सेक्शन 161A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ओके, जो 6 एक्ट है वो ये है कि डीएनए टेस्टिंग जो है उसमें है सेक्शन 164B CRPC विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम डीएनए रेप। तो इसमें ये मेन चीज़ है कि डीएनए ये तो प्रूफ नहीं करता कि आपका रेप हुआ है, बट वो इसमें हेल्प करता है केस में कि आपके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो वो एटलीस्ट उसमें प्रूव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इस पर फर्दर काम होता है कि वो किसके साथ अभी डीएनए मैच किए जाते हैं, ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, वो ऑल्सो ऑन एक लंबा प्रोसेस है। सेवन्थ वन वाज द सेक्शन 15 एंड 15(1)(4। इसे कानून शहादत कहा जाता है। एक्चुअली मैं लॉज में इतने अच्छी नहीं हूँ तो इसकी वजह से मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, ये मेरे अपने नोट्स हैं। ओके, इसमें ये था कि लॉ ऑफ एविडेंस 1984 पास्ट हुआ था, और इसमें ये था कि अगर कोई प्रोस्टिट्यूट है और अगर वो केस करती है कि उसका रेप हुआ है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है, कुछ भी हुआ है, ठीक है, तो उसकी जो बैक हिस्ट्री है उसको जब हम कानून प्रोसेस कर रहा होता है, वकील प्रोसेस कर रहा होता है, तो उसको अलाउ नहीं है कि उसकी बैक हिस्ट्री को रिकॉल करे। वो इसलिए क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रोस्टिट्यूट है, तो उसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम, HIV मिल सकता है, आपको एड्स मिल सकता है, बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं। तो उस चीज़ को प्रोस्यू नहीं किया जाएगा। जो मेन कंडीशन होगी, जो प्रेजेंट कंडीशन होगी, उसको मद्देनज़र रखते हुए काम किया जाएगा, और उससे इस तरह के सवालात नहीं किए जाएंगे कि आपका बैक क्या था, आपका क्या नहीं था। मेन थिंग इज़ कि वो प्रोस्टिट्यूट है, आपको मालूम है, जज को मालूम है, दूसरे जो आपके मुखालिफ वकील बात कर रहे हैं उनको मालूम है। तो आपको उस पर शर्मिंदा होने की, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जब भी आप केस फाइल करने के लिए जा रहे हो। इस सब का जो मेन पॉइंट है सेवन्थ का एक्ट का, वो ये है कि अगर कोई सेक्स वर्कर है पाकिस्तान में और वो कहती है कि उसका रेप हुआ है और उसको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, और वो जब केस करने के लिए जा रही है तो उसके लोग उसकी हिस्ट्री पूछ रहे हैं, तो ये किसी भी लॉयर को अलाउ नहीं है या जज को अलाउ नहीं है कि उसकी जो बैक हिस्ट्री है उसको कोर्ट में पेश किया जाए, ठीक है। जो करंट सिचुएशन होगी उस पर काम किया जाएगा। If you have any query, you have any concern, you can ask me whenever you want. I'm here for you. And stay at home. ये कहना मैं बेवकूफ़ी समझती हूँ, ये कोविड तक अच्छा था, बट कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। अगर फैमिली में आप इतना समझते हैं कि आपका जो कैलिबर है वो मैच नहीं कर रहा, आपके वाइब्स मैच नहीं कर रही, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किसके साथ शेयर करना चाहिए, सो डू लेट मी नो if you are comfortable, or if you need sessions, I'm here for you. And it's not about the paid sessions, I don't do paid sessions, so take it easy, at least we can discuss, ठीक है। or if you have any issue regarding all this stuff, the rape case and the harassment and the torture from the male side, so we can work on it. So we will discuss, we can create a room on Zoom, and there will be the many females who was a victim in the past and who are currently activists in Pakistan, and so on for. I will work with many categories people. So the main thing was I was dealing with the rape cases since 2018, so that's why I do research on it and work on it, and I tried my best कि मैं लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूं। so अगर ये आपके लिए अच्छी वीडियो साबित हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इंशाल्लाह फर्दर आपके नॉलेज में इजाफा करती रहूँ, क्योंकि मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अच्छी से ज़्यादा अच्छी रिसर्च करूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों को जो इतने कानून मुश्किल तरीके से लिखा हुआ होता है उसको आसान ज़बान में आप तक कन्वे कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, और लोगों की प्रॉब्लम को सुनने की आदत डालिए, क्योंकि यहाँ कहने वाले बहुत लोग हैं, सुनने वाले बहुत कम हैं। तो कोशिश करें कि आप सुनने वालों में शुमार करें, ना कि सिर्फ कहने वालों में। सो थोड़े अर्से के लिए अल्लाह हाफ़िज़, उसके बाद फिर मुलाकात हो गया आपसे, ठीक है।